अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान को आलमी बैंक ने मशवरा दिया है कि वो लोग जिनकी आमदनी 50,000 रुपये से कम है उन पर भी टैक्स आयद किया जाए। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ये भी कहता है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो रिटेलर्स हैं उन पर भी टैक्स लगाया जाए। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास 12.5 एकड़ से ज़ायद अराजी है उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो लोग माहाना 5 लाख रुपए कमा रहे हैं उन पर 35% टैक्स आयद किया जाए। ये कुछ जो सिफारिशात हैं, जो मशवरे हैं, तजावीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में इससे पहले जो IMF की शराइत हैं उसके एवज़ भी टैक्स बढ़ा है। ये टैक्स का जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के उसूल के लिए जो हमारा FBR का सिस्टम है, जो FBR का तरीक़ाकार है, क्या वो काफ़ी है, क्या वो अवाम दोस्त है? और अगर टैक्स का निज़ाम अवाम दोस्त नहीं होगा तो लोगों से टैक्स वसूल करना किस हद तक मुश्किल काम है। वर्ल्ड बैंक की ये तजावीज़ हैं या शराइत हैं, ये बुनियादी सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब SIFC की जो आज मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने उसको चेयर किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी उसमें शिरकत की है और इसमें कुछ कलीदी फ़ैसले किए गए हैं। बिलखुसूस जो $10 अरब की सरमायाकारी है सऊदी अरब की जानिब से, उससे मुतालिक राह हमवार की गई है। इसके साथ साथ मईशत के इस्तेहकाम को लेकर इन्वेस्टर्स की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मज़ीद राग़िब करने के लिए बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, कलीदी फ़ैसले हुए हैं और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक भारी भरकम जो डॉलर हैं वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आएंगे और पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है उसको बड़ी हद तक संभाला मिलेगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक चैलेंज और भी सर उठा रहा है और वो दहशतगर्दी का है। हाल ही में हंगू में धमाका हुआ, मस्तोंग में आपने देखा, और गाहे बगाहे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो की जाती रही हैं दहशतगर्दों की जानिब से। अब बड़े पैमाने पर जो अफ़गान शहरी हैं वो इन जराइम पेशा जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुलव्वस हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान ये फ़ैसला कर चुकी है कि जो गैर कानूनी तरीके से तारकीन वतन पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं, रिहाइश पजीर हैं, उनको 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है। आज जो अफ़गान हुकूमत है उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन अफ़गान लोगों का पाकिस्तान में दहशतगर्द और जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस होना पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान दे रहा है, इनका उमूमी तरीक़ाकार क्या है और मखसूस अंदाज़ में ये किसके एजेंडे पर कार फरमा हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब अवाम में आ गए हैं, हल्के में आज उन्होंने खिताब किया है रिवायती अंदाज़ में, वही उनका जो एक भरपूर किस्म का, जलाली किस्म का खिताब था। हमज़ा शहबाज भी NA 124 में हैं। बज़ाहिर लगता है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो ख़ासा एक्टिव हो चुका है। मरियम नवाज़ साहिबा भी, जो नवाज़ शरीफ साहब की इस्तक़बालिया मुहिम है उसको लेकर मैदान में हैं। क्या इम्पैक्ट डालेगी और बयानिया जो है क्या वो फ़ाइनल हो चुका है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, वज़ीर भी रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, बुनियादी तौर पर ये बताइए कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक का जो भी IID प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा साल 2023 में कर्ज़ लिया है। ज़ाहिर है हम डिपेंडेंट तो वर्ल्ड बैंक पे भी हैं। ये जो मशवरे आए हैं ये मशवरों की हद तक ही हैं, पाकिस्तान की मंशा है अमल करे या ना करे, या ये शराइत हैं, ये शराइत हम मानेंगे तो वो हमारे पास मज़ीद पैसे आएंगे? अब सब IMF है या वर्ल्ड बैंक है, वो मशवरा दें या तजवीज़ पेश करें, हमें सोचना ये चाहिए कि क्या हमारा कौमी मफाद, हमारा ज़ाती मफाद, हमारा रियासती मफाद इन तजावीज़ और इन मशवरों पर अमल का तकाज़ा करता है या नहीं। अगर जवाब हाँ में है तो हम तो एक मुसलमान के तौर पर हमें ये हुक्म दिया गया है कि कोई काम करने से पहले अगर कोई इंसान ना मिले तो दीवार से भी मशवरा कर लो और दुरुस्त बात, सच्ची बात, सही बात अगर आपका दुश्मन भी आपको बताए तो उस पर भी अमल करो। तो जिन आलमी इदारों से हम हमेशा मदद हासिल करते हैं डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, अपनी माशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए, उनकी तरफ से अगर कोई मशवरा आता है तो उस पर तो अमल दरामद होना चाहिए। और इसमें जो बुनियादी चीज़ है, जो मसला है वो ये है कि इन मशवरों के रोशनी में अमल दरामद का तरीक़ेकार क्या होगा और क्या
इसके नतीजे में जो गरीब आदमी है, जो मफलूकुल हाल है इस मुल्क का, जो पहले से ज़्यादा गुर्बत की तरफ धकेल दिया गया है, उसकी ज़िंदगी आसान होगी या फिर इसका फ़ायदा भी अशराफिया को होगा? जी। जो पहले से टैक्स गुजार हैं वो इसकी ज़द में आएंगे या नए टैक्स गुजार नेट में आएंगे और कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा? एक बात जो मुसलसल हमें कही जा रही है कि परचून फरोश जो है, रिटेलर, उस पर टैक्स लगाएं, हम तैयार नहीं हैं। जी। अब एक आदमी, हम आप जानते हैं कि वो 1 लाख रुपए डेली जो है वो कमा के जा रहा है, मुनाफा है 50,000 डेली का है, 1% वो नहीं देता जी। और अच्छा, उसके बाद ये जो रियल इस्टेट है, एक अरबों खरबों रुपए जो है आपने उसमें फेंके हुए हैं, रियासत को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। ये जो ज़राअत का शोबा है, अच्छा, बहाना क्या बनाया जाएगा कि जी हम दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। भाई, जो तनख्वाहदार से आप टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स देता है, वो बाकी टैक्स नहीं अदा कर रहा जी। वो पेट्रोल पर टैक्स दे रहा है, वो बिजली पर टैक्स दे रहा है, वो गैस पर टैक्स दे रहा है, वो बाजार से माचिस की डिब्बियाँ ख़रीदता है, वो भी टैक्स दे रहा है। तो वो भी तो इनकम टैक्स देता है ना, तो आप भी दें जी। और हाँ, इसके साथ ही है कि डायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम हो और इनडायरेक्ट टैक्स जो है कम किए जाएं। और दूसरा ये है कि ये वो शोबे हैं, रियल इस्टेट का मिसाल के तौर पर शोबा है, और ये जो ज़राअत का शोबा है, ये सिर्फ ये नहीं कि ख़ुद टैक्स नहीं दे रहे, ये टैक्स चोरी के सबसे बड़े जो है ना ज़रिया हैं। टैक्स, इनके ज़रिए टैक्स चोरी होती है। तो इसलिए इस पर तो हमें अमल करना चाहिए। लेकिन हम हारून शरीफ साहब से पूछते हैं कि ये जो तजावीज़ हैं हारून साहब आलमी बैंक की तरफ से, पहले हमें IMF भी कहता है, एक तो इस पर आज तक क्या मुश्किलात रही हैं, क्या रुकावटें रही हैं जिसकी वजह से कोई हुकूमत भी इसकी जुर्रत नहीं कर सकी, और क्या मौजूदा निगरान हुकूमत ऐसा कर सकती है? देखिए, पहले तो मैं कुछ वजाहत देता जाऊं कि जो आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट है, ये एक रेगुलर 6 माह की पब्लिश होती है और कई साल से होती आ रही है। जी जी। इस दफा उसकी टाइमिंग ऐसी है कि उसको डिसेमिनेट ज्यादा किया गया, और अच्छी बात है कि डिस्कशन में आ रही है। और इसमें मेरी थोड़ी सी क्रिटिक भी ये है कि जो हमें ये जो काम है, ये तो हमारे करने के हैं। एक बाहर का बैंक जो आपको कर्ज देता है, वो उसको एनालाइज करके आपको सजेशंस दे रहा है, और ये कोई नई चीज नहीं है, हमें इसका इल्म है। आपका वो सवाल ज्यादा अहम है कि हम इसके ऊपर अमल क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि हमें इन चीजों का मुसलसल इल्म है कि इसको हम इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस कहां है। अब आइए इस सूरत हाल के अंदर देखिए, ये जो टैक्स का निजाम या कोई भी निजाम होता है, इसको ठीक करने के 3 हिस्से हैं। एक है पॉलिसी की तब्दीली, जो आपने इशारा दिया कि अगर हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके डायरेक्ट की तरफ जाना है, तो वो पॉलिसी शिफ्ट से होगा, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैय्यर से या लोगों के पीछे भागने से। तो हमें एक तो पॉलिसी चेंज करनी है कि हम जो 300 अरब की सब्सिडीज दे रहे हैं, प्रोटेक्शंस दे रहे हैं, और ये सेक्टर्स का जो लफ्ज है कि जी रियल एस्टेट को ले आए या ज़राअत को ले आए या रिटेल को ले आए, ये देखिए, ये तो हर बंदे की इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए, रिगार्डलेस कि आप कहां काम करते हैं। अगर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना चाहिए। ये किसी सेक्टर को एग्जेम्प्ट करना सियासी वजह से या किसी वजह से, ये एक डिस्टॉर्शन है, ये इक्विटी नहीं है, क्योंकि टैक्स इनकम पर है। अगर आप कमा रहे हैं तो आप टैक्स दीजिए जहां से भी कमा रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि एक तो पॉलिसी की शिफ्ट जो है, निगरान हुकूमत को चाहिए कि एक पॉलिसी का एक बड़ा तफसीली नोट इशू करे, ताकि और उसको लोगों से डिस्कस करे, जब नई हुकूमत आए वो उसको रिवर्स ना कर सके और उसके ऊपर वो अमल करें। दूसरी चीज जो बहुत अहम है कि आप जो आलमी बैंक की बात कर रहे हैं कि छोटे 50,000 इनकम वाले पे भी लगाएं और 5 लाख वाले पर भी लगाएं, देखिए ये काम की एक सीक्वेंसिंग होती है। कम इनकम वाला जो पहले ही इन्फ्लेशन से दबा हुआ है, उसके जॉब लॉस का उसको खतरा है, कंजम्पशन उसकी स्क्वीज हो चुकी है, अपनी वो रियल एस्टेट या एसेट्स बेच रहा है, उसके ऊपर से उससे आप इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हैं। मेरे हिसाब से टाइम वाइज जब इतनी कम ग्रोथ हो
अच्छा ये हारून साहब इस पे हम आएंगे, लेकिन एक सवाल जो ज़रात से है मुतालिक, ज़रात का और पाकिस्तान की सियासत का चोली दामन का साथ है। शायद एक बड़ी रीज़न ये भी है कि ये जो शोबा है इस पर टैक्स इसलिए नहीं लग सका कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये लेजिस्लेटर्स हैं, वो बड़ी तादाद उनकी ज़रात से ही वाबस्ता है। अगर मौजूदा निगरां हुकूमत इनको टैक्स नेट में नहीं ला सकती, ज़रात के शोबे को बिलखुसूस, तो आप समझते हैं कि फिर ये ख्वाब ही रहेगा कि हम तवक्को करें कि कोई सियासी मुंतखब हुकूमत आए और वो आके ये कर ले? जी, जब तक सियासी मुंतखब हुकूमत अपने इलेक्शन को पेटनेज पे जीतना चाहेगी, मराहत देके रियल एस्टेट वालों को, ज़रात वालों को, जो भी उनका कंस्टिट्यूएंसी होगी, तो ऑब्वियसली वो उनको हेसिटेट करेंगे। लेकिन ये जो आपने SIFC बनाई है, मैं उनसे कहूंगा कि अब इस बॉडी को ये एक एक्शन लेना चाहिए कि जो भी हुकूमत आए, अब वो ये मराहत जो है, इसका वक्त गुजर गया, अब जेब में पैसे हैं नहीं, आपको पहले इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, फिर रिवाइव करना है, फिर ग्रोथ की तरफ जाना है। ये 10 साल का सफर है। मनमोहन सिंह साहब ने कुछ 30 बरस पहले इंडिया के रिजर्व्स हमसे कम थे उस वक्त एक रिफॉर्म का प्रोग्राम रखा था कि आपने अपने पैर पे अगले 30 साल में खड़े होना है कि नहीं होना है, आप आज फैसला कर लें। पाकिस्तान को फैसला करना है कि हमने डायरेक्शन क्या लेनी है। हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से अपने माशी चैलेंजेस को अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग पे हल करते रहे हैं, ना कि इकोनॉमिक फैसलों पे। अब हमारी वो जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग भी कम हो गई है और रियलिटी हिट कर रही है। ये टाइम है कि हम मुश्किल फैसले करके हारून साहब कता कलामी की माफी, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, इन प्रिंसिपल जो बात इरशाद साहब ने भी की, आपने भी की, वैसा ही होना चाहिए कि जो कमा रहा है वो टैक्स दे, बात समझ आती है। लेकिन ये जो टैक्स का बर्डन है ये डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है पाकिस्तान के अवाम पे, 70-80% लोगों पे, और उनकी कुव्वत ख़रीद बढ़ती नहीं है। अगर कुव्वत ख़रीद बढ़ जाए तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। इन हालात में जो बड़े कठिन हालात हैं, अवाम की कुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं सॉरी, इसमें इजाफा कर लीजिए कि कुव्वत ख़रीद भी नहीं बढ़ती और जो मराहत एक टैक्स देने वाले माशरे को मिलनी चाहिए तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी नहीं मिलती। जी, ये जो सेकंड पार्ट है इरशाद साहब, ये ज़्यादा अहम है कि अगर हम लोन लेते हैं या टैक्स से हमें जो इनफ्लो आता है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज में, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है। मैं बिल्कुल इसको बारहा कह रहा हूं कि खाली फोकस करना कि टैक्स की उसको बढ़ाई जाए बास्केट, वो फायदामंद नहीं है, जबकि तरजीहात नहीं ठीक होंगी। अगर तो टैक्स लिया जा रहा है और गरीब को रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर तो बात बनती है। अगर टैक्स दिया जा रहा है और हुकूमत चलाने के जो इखराजात सिर्फ पूरे किए जा रहे हैं, तो उसका बल्कि अवाम के ऊपर मनफी असर पड़ता है। तो हमें दोनों तरफ इस्लाहात की जरूरत है कि पहले तो अपने खर्चे कम करो जो गैर जरूरी हैं। वहां तो मुझे ना पर्क्स कम होते दिखाई दे रहे हैं, ना प्रिविलेजेस कम हो रहे हैं, गैर जरूरी डिपार्टमेंट्स भी हैं, डुप्लीकेशन भी है। तो हमें दोनों साइड को देखने की जरूरत है। अब टाइमिंग ऐसी है कि 25 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा है। अब उनको एकोमोडेट करने के लिए 7% माशी ग्रोथ चाहिए कंसिस्टेंटली। अब जब 2% ग्रोथ होगी तो वो लोग कहां जाएंगे? और अगर आप उन्हीं फैमिलीज के ऊपर टैक्स का बर्डन भी डाल देंगे, इन्फ्लेशन भी नहीं घटा पाएंगे, बजट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, तो फिर तो ये एक बड़ी गैर मुनसफाना पॉलिसी मुझे दिखाई देती है। तो हमें चाहिए ये कि हम एक रीडिस्ट्रीब्यूशन देखें। जब तक मईशत खड़ी नहीं होती, आप इन लोगों का ख्याल रखें और जो बहुत से अमीर लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको लाएं और अपने एसेट्स को फरोख्त करें और उस पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि उसको हुकूमत चलाने के अंदर इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आप चूँकि सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह भी रहे, ये फरमाएं कि हमारे यहाँ कई तरह की स्कीमें आती हैं, कई तरह के हम
मराहत पेश करते हैं। सरमायाकारी काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। जब हालात हमने दहशतगर्दी से निजात पा ली, हालात बेहतर हो गए, फिर भी कोई सरमायाकारी नहीं आ सकी। तो आप क्या समझते हैं, क्या रुकावटें हैं? ब्यूरोक्रेसी हमारी रुकावट है, उसमें हमारा माहौल ऐसा है कि लोग आना नहीं चाहते, हौसला शिकनी होती है? ये इस हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिए हमारे नाज़रीन को। जी इरशाद साहब, ये जितने गल्फ के अब प्रोजेक्ट निगोशिएट हो रहे हैं या जो चल रहा है मामला SAFC में, इन सब का मैंने स्टार्ट किया था और उस वक्त मैंने वज़ीर आज़म साहब को बल्कि जहाज में ही कहा था कि हमने दरवाजा खोल दिया, इन्वेस्टर अब हमारी तरफ ये देख रही हैं गवर्नमेंट्स, लेकिन हम इसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आपकी बात है कि रुकावट क्या है, 4 रुकावटें हैं जो दुनिया में, लेकिन इन्वेस्टर के पास 4-5 मार्केट्स होती हैं कि मैंने कहां जाना है, खासतौर पे फॉरेन इन्वेस्टर के पास। नंबर 1 वो देखता है कि आप इस मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो आया लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स महफूज है, उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी। दूसरा वो ये देखता है कि अगर कल को कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या उसको स्पीडीली रिजॉल्व किया जा सकता है। तीसरा वो देखता है कि डीरेगुलेशन कितनी है, कि मैं सारा वक्त रेड टेप में ही रहूंगा कि यहां जल्दी फैसले हो सकते हैं। और चौथा वो देखता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की शरह क्या है। सही। अब हम जो है बिट्स एंड पीसेस में चल रहे हैं। SIFC जो है ब्रोक्रेसी को तो पुश कर रही है कि आप काम तेज करें, लेकिन उसकी सलाहियत कहां से लाएंगे जब आपने सब चीजें एक जर्नलिस्ट को दे दी। ये जैसे रिफाइनरी है, मैंने इसकी फिजिबिलिटी शुरू करवाई, हमने सऊदी अरब के साथ निगोशिएट करना, लेकिन सऊदीज ने मुझे बड़ा क्लियरली हाईएस्ट लेवल पे कहा कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को दे देंगे हमारा काउंटर पार्ट तो ये काम नहीं चलेगा। अगर आप कोई कॉर्पोरेट सेटअप बना देंगे जहां पर हमारी जुबान बोलने वाले प्रोफेशनल्स बैठे होंगे अरामको से डील करने को, तो ये काम चल पड़ेगा। अब ये मैसेज मैंने कम्युनिकेट किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इसको आगे नहीं चलने दी। अल्लाह करे कि अब हम इन हर्डल्स को अबूर कर लें। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला है कि हम डिस्प्यूट को हल नहीं कर पाते। आप देखें रेकॉर्ड कितने साल चला, फिर इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, टारके का इशू है। अब ये जो इश्यूज हैं ये वर्ड ऑफ माउथ से फिर नेगेटिविटी पैदा करते हैं। हमें जरूरत ये है कि जहां गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के ऊपर तो बात हो रही है, लेकिन जो करंट इन्वेस्टर बैठा है, चीनी है, अमेरिकन है, बाकी उनका तो ख्याल रखें और उनकी चीजें डेलीगेट कर दें इस्लामाबाद से। हर चीज के लिए NOC लेने के लिए, ट्रैवल तक के लिए यहां आना पड़ता है। अगर हम उनके लिए सहूलत करें जैसे दुबई ने की है, कतर ने की है, कजाकिस्तान ने की है, तो उसका एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सही है। हारून साहब ब्रीफली कमेंट कर दें, ये जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है इसमें NFC का भी जिक्र हुआ है। NFC जब आया तो बहुत इसको अप्रिशिएट किया गया, पंजाब ने अपना हिस्सा कम कर दिया बड़ा भाई होने के नाते, लेकिन जो इदारे सूबों के सुपुर्द भी किए गए उनकी कारकर्दगी क्या है, आज भी एक कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आती। 17 किस्म की NOCs आज भी मौजूद हैं। ये NFC के मौजूदा स्टेटस के होते हुए मुआशी इस्तेहकाम में सहूलत है या रुकावट है? ये देखें, हमने डेलीगेट तो कर दिया और उसकी बहुत बड़ी सियासी वजूहात भी थी, लेकिन ओवर द ईयर्स जो कैपेबिलिटी थी सूबों में उसको आगे इस्तेमाल करने की, वो हम नहीं बना पाए। हमने डुप्लीकेट डिपार्टमेंट्स भी रखे, इस्लामाबाद का साइज भी नहीं छोटा किया, उससे हमारे इखराजात मजीद बढ़ गए हैं। पहले ये होता था, आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स दूं कि लेट 70s में तकरीबन 78% जो खर्चा था वो सूबों को जाता था, 4% कलेक्शन चार्जेस थे, 22% जो था वो वफाक का खर्चा था। जब फिर मार्शल्लाह आ गया, ज़िया साहब आ गए, लेट काम हुआ, तो बाय 1990 ये रिवर्स हो गया। फेडरेशन का खर्चा 70% हो गया। अब हम फिर से बिल्कुल ठीक है अरुण साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, तौर पे इस मामले को भी देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरुण शरीफ साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, इंतहाई अहम मामला जो इंकशाफात हुए हैं, वैसे कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है, माजी में भी ये सब होता रहा है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा से रहे हैं।
कि एक तो सरहद पार से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी जो है उसकी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की जाती है, उस सरज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है अफ़गानिस्तान की। दूसरी जो अहम बात है, पाकिस्तान में मुकीम जो अफ़गान शहरी हैं, खा वो कानूनी तौर पर हैं या गैर कानूनी तौर पर, एक बहुत बड़ी तादाद है जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अलावा जराइम पेशा जो सरगर्मियाँ हैं उनमें मुलव्वस हैं। और बिलखुसूस अफ़गान बस्तियाँ आपने देखा होगा, बाज़ औक़ात तो आपको याद होगा कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब के ज़माने में इस्लामाबाद में ऑपरेशन करना पड़ा तो वो बहुत तूल पकड़ गया और बड़ा मुश्किल टास्क था वो ऑपरेशन करना। ये ज़ाहिर है जब रिजर्वेशन हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, अब जब इनके इनखला की बात है तो पाकिस्तान में जराइम की शरह में भी कमी होगी इन लोगों के निकलने से। देखें, जब अफ़गान मुहाजिरीन आ रहे थे और थोक के हिसाब से आ रहे थे जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं आ रहे थे, वो ईरान में भी जा रहे थे क्योंकि दूसरा हमसाया मुल्क उनका वो था। ईरान की और हमारी पॉलिसी में क्या फ़र्क था, हमने फ्री फॉर ऑल कर दिया, पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ जाएं, जहाँ रहें, जहाँ कारोबार करें, सब कुछ आपको आज़ादी है। ईरान ने एक एरिया मुख्तस किया, उनको कैंपों में रखा, जो दुनिया का उसूल है कि मुहाजिरीन को हमेशा एक महदूद जगह पे रखा जाता है। हमने उनको खुली छूट दे दी। फिर यहाँ हमारे यहाँ जो करप्शन है, जिसको बाज़ लोग कहते हैं जी करप्शन तो कोई इशू नहीं है, करप्शन की वजह से उन लोगों ने यहाँ के शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, यहाँ से पासपोर्ट हासिल किए, प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, बाहर जाके वो जराइम करते थे, स्मगलिंग करते थे, मनशियात करते थे, पकड़े जाते थे, बदनाम पाकिस्तान होता था, होते वो अफ़गानी थे जी। अब भी वही सूरत हाल है। अब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये फ़ैसला हो गया है रियासत ने कि अब सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ात पर ही कोई शख्स यहाँ रहेगा जी। लेकिन उसके बाद उनको एक कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है वो भी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये निकालना ज़ाहिर बात है कि एक मुश्किल अमल होगा, लेकिन जब रियासत कोई तय कर ले, कोई ठान ले, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हमने इससे ज़्यादा मुश्किल टास्क रियासत ने हासिल किए हैं। अच्छा इरशाद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब वज़ीर दाखिला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है, एक तो आपकी एक्सपर्टीज़ है, ज़ाहिर आपकी ज़िंदगी सारा इन्हीं मामलात को देखते हुए गुजरी है और अब आपके पास कलमदान भी है। इरशाद साहब ने जिस अमर की निशानदेही की है कि जब इनको लाया गया तो उस वक्त ही कंटेन नहीं किया गया, वो गलतियाँ तो हो गई, लेकिन अब सिनेरियो ये है कि जाली शनाख्ती कार्ड भी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनकी यहाँ शादियाँ भी की हुई हैं, कारोबार हैं। अब इनको जो निकालना है और 31 तक की जो डेडलाइन है, आप समझते हैं कि इसमें मुमकिन हो पाएगा या इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? देखें, एक तो मैं शाद साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इनको शुरू में कंट्रोल नहीं किया गया और अब तकरीबन 40 लाख के करीब ये अफगान रिफ्यूजी जो हैं ये पाकिस्तान में मेहमान नवाजी भी हम उनकी कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट। और फिर ये वाकई दुनिया में ये नहीं कहीं होता कि खुले पूरे पाकिस्तान में ये दंदनाते फिर रहे हैं, खाते पीते रहते पाकिस्तान में हैं, बात अफगानिस्तान की करते हैं, झंडे उनके लेके फिरते हैं। और कराची में एक अजीब किस्म का तमाशा बनाया हुआ है कि डकैती भी करते हैं, चोरियाँ भी करते हैं, मनशियात भी बेचते हैं, हर काम ये करते हैं। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि एनफ इज़ एनफ एंड वी हैव टू इंश्योर कि अब जो हुकूमत पाकिस्तान ने अहकामात किए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ ने, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट जी। मुझे याद है कि ये हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, आई डोंट नो टेक द नेम, उन्होंने कुछ सेक्ट के लोगों को 2-3 दिन के नोटिस पे जो बिजनेस कारोबार बंद किया, उनके फ्री अकाउंट फ्रीज किए एंड दे सेंड देम अक्रॉस जस्ट बिकॉज इट वाज देयर ओन नेशनल सिक्योरिटी इशू। सो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट की बात करते हैं, देन वी हैव टू नॉक ऑन एक कहीं ना कहीं तो हम एक ब्लॉकेट लगाए ना। एक महीना बहुत टाइम है। दे शुड क्लोज अप देयर बिजनेस इफ दे आर इलीगल्स, और उसके बाद दे शुड जो पैसा अपना यहाँ इस्तेमाल करें, वी शुड नॉट अलाउ देम टू टेक द मनी आउटसाइड, और उसके बाद इनको इंश्योर करें कि दे गो एंड लीव द कंट्री। इट्स नॉट ओनली अफगानी, देयर सो मेनी अदर नेशनलिटीज के लोग भी रहते हैं। सिंध कराची में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में, ये रोज़ाना की तादाद में आता है। अब तो उन्होंने बॉर्डर सील किया हुआ है, यहाँ पर ना उनके पास रजिस्ट्रेशन है, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, 40 शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं। इसमें नादरा के लोग हैं, वो भी राउंड अप होंगे,
और अब तो हमने एक बड़ी कमेटी बना दी है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नादरा, डिप्टी कमिश्नर पुलिस और स्पेशल पुलिस, और दे आर गोइंग टू असेस एवरीवन कि ये कौन लेजिटिमेट है, कौन इलीगल है, क्या है, और फिर विल मेक अ होलसम वर्क कि इनको कैसे भेजना है यहाँ से बलूचिस्तान की तरफ पर। हमारी टी रेप वहाँ से भी आगे बस में इनको लेके जाएगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के रेप होंगे। और सर मैं यही सवाल करने लगा था कि एक तो ये होगा कि जब 31 अक्टूबर गुजर जाती है तो क्या तरीका होगा, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, इनको ज़बरदस्ती ट्रकों में, बसों में बिठाया जाएगा और सरहद के पार धकेल दिया जाएगा, या अफ़गान हुकूमत से कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, तरीक़ेकार वज़ा किया जा रहा है, एक बात। दूसरा जो पहलू है हमारे यहाँ जो करप्शन और नाअहली का पहलू है, पुलिस है या दूसरे इदारे हैं, कहीं ये तो नहीं होगा कि जो गरीब लोग हैं वो तो पकड़े जाएंगे और जो ताकतवर या पैसे वाले लोग हैं वो फिर पुराने हरबों की तरह वो यहीं के यहीं रहेंगे? देखें, जिसमें तो वी आर गोइंग टू वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एंड इट इज़ बेटर फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स कि आज से आप अपने जाने का अरेंजमेंट कर लें। आपको हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत 1 महीने का टाइम दिया है, हालांकि इस दौरान में वी कैन फाइंड सम डिफिकल्टीज ऑल्सो, कहीं गायब हो जाएंगे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे, देन अगेन दे कैन रीइमर्ज, बट अब ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको हम रोकेंगे नहीं। इसलिए कि जो कुछ हमने मेहमानदारी करनी थी बहुत कर ली 40-50 साल से, हर मौके पे हमने इनकी मदद की है, इनका ख्याल किया है, इनको अमेरिकन गए हमने क्या कुछ इनके लिए किया, वी बिकम इवन एम्बेसडर्स फॉर देम, और फिर भी हमने बैड नेम भी लिया, बट दे नॉट रियलाइज क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी और तालिबान टीटीपी की एक है, ये इनकी ये उधर साइड पे देखना शुरू करते हैं। दे प्रॉमिस कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, एंड दे आर नॉट, व्हाट वी डिमांड ओनली वन थिंग, हम आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ दें, हम चाह रहे हैं अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को मत इस्तेमाल करने दें। डोंट लेट प्ले रॉ इंडिया टू एक्सप्लॉयट अगेंस्ट फॉर ये BLA, BLF, TTP and so on against Pakistan. We can't afford it. We will not accept it now. I think इसके ऊपर हुकूमत ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। हाँ, मुज़ाकरात इमीडिएटली एक टीम जानी चाहिए, उनसे बात कर लें फाइनली, व्हाट डू यू वांट, अदरवाइज इवन ये जो यूनाइटेड नेशन के अफगान रिफ्यूजीज हैं के लिए जो कमीशन है उनको कहना चाहिए जी कि आप अभी बस करें, ले जाएं इनको, जब लेके जाएंगे ना। अच्छा, एक तो ये आपने अच्छा किया, ये बात कर दी। ये एक तो हो गए ना जो इलीगल यहाँ हैं, जो लीगली यहाँ बैठे हुए हैं, क्राइम में तो वो भी मुलव्वस हैं, और मेरा ख्याल है दहशतगर्दी में भी उनमें से लोग होते होंगे, क्योंकि वो आसान हदफ हो सकता है जो लोग दहशतगर्दी कराना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं या हुकूमत क्या करेगी? देखें, जो कि नादरा के हिसाब से रजिस्टर्ड हैं, प्रॉपर हैं, उनको तो हम फिलहाल उनको नहीं तंग करेंगे, लेकिन इट्स अ वार्निंग कि अगर उनमें से किसी ने किसी इलीगल अफगानी को पनाह दी, रखा, देन दे आर इक्वली इन्वॉल्व। उनके लिए हमने बहुत सख्ती से कानून है, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, अरेस्ट करेंगे, FIR कटेंगे, जेल भेजेंगे। हमें इसलिए मैं आपको ये इन सबको वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज डोंट टेक इन लॉ इनटू योर हैंड्स, डोंट गिव सपोर्ट और प्लेस टू इलीगल इमिग्रेंट, आप उनको इजाज़त मत दें। इसके लिए हम बड़ी सख्त करेंगे, वरना आपका भी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ें जाएंगी, और अगर ये फर्ज नंबर नहीं रखते हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, इनका अकाउंट भी फ्रीज होंगे, और दे बिकम पार्ट ऑफ ये हुकूमत पाकिस्तान की, इससे इनकी प्रॉपर्टी बन सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, क्योंकि अब आप नादरा पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन माजी में देखा नादरा की कुछ दस्तावेज सामने आई जिसमें ये बताया गया कि मखसूस जमात सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्वस रहे हैं। अब जो कराची की आपने जिक्र किया है, अफ़गान बस्तियाँ अमाजगा रही हैं जराइम पेशा अनासिर की या इवन दहशत गर्दों की भी, तो क्या अफ़गान बस्तियों में भी ऑपरेशन का प्लान है सिंध हुकूमत का? 100%। जहाँ पर भी हमें रिपोर्ट मिलेगी, हमने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी स्पेशल ब्रांच, हमारी IB, दे आर वर्किंग ऑन इट। अभी 1 हफ्ते 10 दिन में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। वी विल वार्न देम, वी डोंट वांट एनी कोलैटरल डैमेज, बट वी हैव टू फ्लश आउट ऑल दिस थिंग। आई थिंक इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ब्रीडिंग प्लेस है, जहाँ से ये सुइसाइड बॉम्बर भी निकलते हैं, यहाँ से इनके ये सहूलतकार भी निकलते हैं, यहीं से इनके TTP में लोग आके छुप भी जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पश्तून है। पाकिस्तान है तो ये चीज़ें हैं, इसलिए स्टॉप डूइंग ऑल थिंग। अब वी कैन नॉट टेक दिस नॉनसेंस ऑल द टाइम। इसलिए अभी भी हम वार्निंग दे रहे हैं, जो नादरा में जिन लोगों ने काली भेजे हैं, दे विल आल्सो बी सॉर्टेड। आई थिंक
जो अभी नादरा के चेयरमैन आए हैं, ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, नाइस पर्सन, वो इसको चेक करेंगे और उसको देखेंगे कौन कौन इसमें कितने गलत काम किए हैं। इन्होंने ट्रीज के अंदर आए हुए ट्री, मेरे 3 बच्चे हैं, साथ एक चौथा बच्चा पानी डाल दिया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली इस तरह के लोगों में, जो एक एक करके उनको आपने रिसर्च कर दिया। तो ये चीजें तो बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान से मत खेलें, पाकिस्तान के खेलने की अब इजाजत खत्म। और चीफ आर्मी स्टाफ बड़े क्लियर, ही इज वेरी डैशिंग पर्सन, एंड जब ही इज टॉकिंग अबाउट इट, ही वांट्स कि पाकिस्तान में अमन हो, बेस्ट फ्रेंडली सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट हो, लेट द बिजनेस कम, इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में जो कि आने वाली है, और उसके लिए हमने हर वो काम करना है जिससे उनको सिक्योरिटी हो। ये चीज़ें बड़ा सिंपल सा प्लान है। आपने SIFC में देख लें, फिर लिम्स में देख लें, कितना काम हो रहा है, कौन कौन से एरिया को भी आप यकीन करें, नारा में कोई मेरे ख्याल में कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन को हम अब करने जा रहे हैं ग्रीन। इसी तरह थरपारकर में डेजर्ट में वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्रीनलैंड। तो ये चीज़ों के लिए वी नीड द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी, और जो हर बार हुकूमत पे नहीं डाल दें। इसमें एक टेक्निकल नुक्ता और भी है ब्रिगेडियर साहब। अब बाज़ लोग ऐसे हैं इन अफवानों में कि जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरी जो ख़वातीन हैं उनसे शादियां कर रखी हैं, उनका स्टेटस क्या होगा अगर वो ख़ातून अपने स्पाउस के लिए कहे कि ये नहीं यहाँ रहना चाहिए इनको, तो क्या या ख़ातून को उनके साथ भेज दिया जाएगा? इसका स्टेटस क्या बनेगा, क्या इनको कैसे? नहीं, देखें जो भी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक प्रॉपर होगा, जैसे कानून है कि अगर वो पाकिस्तानी शादी की है और वो स्पाउस स्पॉन्सर करती है, वो नेशनल बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है नादरा में, देन ही हैज ऑल द राइट। बट उन सबको पाकिस्तान की आइन और कानून को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद हमारे पास बहुत कानूनी रास्ते तो बहुत हैं, वो हम निकालेंगे, चाहे उनको जेल भेजें, उनको सजा दें या कुछ और करें, लेकिन ये हमने करना है इसको। और ये एक 30 दिन का ऑनेस्टली आई फील ये ज़्यादा टाइम दे रहा है। अच्छा, एक पहलू मईशत का भी है कि कारोबार हैं रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, कोयटा में, हर जगह पे, पेशावर में। और इब्तदा में मुझे याद है जब 80s में ये हमारे चैम्बर्स और हमारी ताज़ा तंजीमें ये सवाल उठाया करती थी कि जी हमारे लिए स्पेस कम हो रही है, ये स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा कारोबार उनके पास है। उस हवाले से कोई मंसूबा बनाया गया है कि इसको किस तरह महदूद किया जा सकता है? देखें, उनके लिए सिंपल है, जो अनरजिस्टर्ड इलीगल हैं, दे मस्ट सेल देयर ऑल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपोर्ट टू द पाकिस्तानी, जो यहाँ पर आपके अपने अफगानी या वो जो हैं यहाँ पर लीगल तरीके से, जिनके नादरा के कार्ड बने हुए हैं, रेजिडेंशियल कार्ड बने हुए हैं, दे कैन सेल मतलब। लेकिन हमने ये नहीं कि आपको अब छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान में हमने बहुत नुकसान उठा लिया। अगर आपके अफगानी, आपकी अफगान हुकूमत आपका ख्याल नहीं करती, देन वी आर पूर्ण केयरलेस। ये हमारी बका की लड़ाई है। हमने जितना कोई नुकसान उठाया है, ये हमारी जो मईशत का हाल हुआ है, हम इनको ट्रेड ट्रांजर भी देते हैं, इनको चीनी, गन्नम, हर चीज़, डॉलर हमारा इन्होंने वहाँ तक तबाह करके रख दिया है। अभी हमने क्योंकि सीलिंग की है, बॉर्डर की सख्ती की है, तो आपके सामने डॉलर रोज़ाना कम होता जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि ये और ज़्यादा कम हो, काफ़ी हद तक कम होगा। तो इसलिए हमें आप कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट में मैयर लेने हैं। ईरान ने देख लें कैसे किया हुआ था। दुनिया में जहाँ भी होते हैं रिफ्यूजीज, उनको अलग जगह मार्क की जाती है, दे आर कन्फाइंड टू दोज एरियाज, बट हियर इट इज़ फ्री फॉर ऑल बिकॉज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ख्याल नहीं किया। हम इस बात के बहुत माइंडफुल है कि देखें, जो पश्तून हमारे भाई हैं, KPK में हैं, बलूचिस्तान में हैं, बहुत बड़ी तादाद हैं, दे वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन साथ ही साथ दे ऑल्सो नो दे आर वेरी पैट्रियट, बहुत मोहब्बत पता है। हमारी फौज भरी हुई है हमारे पश्तून भाई ऑफिसर से, तो दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के लिए तो फिर कहीं ना कहीं तो वील हैव टू टेक अ स्टेप। तो आई थिंक दिस इज राइट टाइम वी हैव टेकन दिस ईयर। अच्छा, आपने हमारे प्रोग्राम में काफ़ी दिन पहले ये कहा था कि अगले 3-4 दिनों में हम अंदरून सिंध डाकुओं के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और दूसरे जो जराइम पेशा लोग हैं, एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। हमने लिस्टें बना ली हैं, सारा कुछ है। ख़ास तौर पर कच्चे के इलाके का आपने जिक्र किया था, वो ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो सका। शाह साहब देखें, हमने पूरी प्लानिंग की है, हमने सब चीज़ें इंफॉर्मेशन ले ली है। हमने पक्के में पहले ऑपरेशन किया है, बहुत लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं जो कि उनकी आईज एंड ईयर्स से
द डेकॉइट इज ब्लाइंड। अगर ये लोग जो पक्के में बैठे हुए हैं, एक्चुअली कच्चे का एरिया दरिया की तरफ का है, दरम्यान में बंद है, दूसरी तरफ पक्के का एरिया, यहाँ ये सारे बैठे हुए हैं जो इनको मदद करते हैं, डिकॉइटी करें, अबडक्शन कर लें, रैंसम ले लें, वो हमने उठाने शुरू किए हैं। फिर हमने वार्निंग दी कि जी हम देखें ऑपरेशन से पहले वांट टू गिव देम अ चांस। हमने उनको ये कहा जी आपके जिस सरदार के एरिया से कोई भी अबडक्शन होगी, रैंसम होगा, हमारा सिपाही पुलिस का शहीद होगा या जख्मी होगा, हम उस सरदार को अकाउंटेबल करेंगे। अच्छा। इसका फायदा ये हुआ कि 20-20 लाख के हेड मनी के डिकॉइट सरेंडर कर रहे हैं। ठीक। कराची में आप देखें तो रोजाना की तादाद में 1 से 2 डिकॉइट्स हम मार रहे हैं। लिटरली दिस इज एक्टिंग एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स हु आर पोटेंशियल क्राइम में आना चाहते हैं। ये हमने शुरू किया। साथ अपनी पुलिस अब रोड में नजर आ रही है, हमारे एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, एसएसपी हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रेंजर्स आ रही है। We want to give them a secure environment to our families and children in sin. इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत ठीक है और हमें कोई पॉलिटिकल नहीं है और कोई सिस्टम नहीं हम चला रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि हम बाय एंड ऑफ दिस मंथ आप देखेंगे कराची के बहुत हालात बेहतर होंगे। द पर्पज इज फैमिलीज खुद टीवी पर आके कहें कि वी आर वेरी हैप्पी, वी फील सिक्योर टू मूव अराउंड, क्योंकि ये उनका हक है। अवाम नुमाइंदे क्यों चुनते हैं कि आप जाएं लेजिस्लेशन करें, उनके लिए बहुत बेहतरी का काम करें, जाना माल की हिफाजत करें, बिजनेस को दें, हेल्थ के लिए, इनके लिए वो कुछ भी नहीं किया जाता। हम आगे सब चीज़ें भूल जाते हैं। आई थिंक हमें कम अज़ कम प्रेशर नहीं है। मेरा एम है कि मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसा स्टैंडर्ड करके जाऊँ कि जो नई मैंडेट की गवर्नमेंट आए उससे नीचे ना आए, बल्कि उसको आगे लेके जाना पड़े। अभी 2-3 दिन पहले कंट्रोवर्सी चली, एक मवेशी मंडी का था, ठेका जो था वो 10-12 करोड़ का होता था, 5 अरब पे चला गया। तो जाहिर बात है कि वो सियासी बुनियादों पर ही मिली भगत से हो रहा था। आप सियासी नहीं हैं, आपके सियासी अज़ाइम नहीं हैं, लेकिन जो लोग ये खा अगवाबर तावान हो, खा वो बत्ताखोरी हो, बाकी जो जराइम हैं उनमें कुछ लोग सियासी भी मुलव्वस होते हैं और उनके पीछे भी सियासी लोग होते हैं। तो इस हवाले से आपकी हिकमत अमली क्या है इन लोगों से निपटने के लिए? देखिए, हमने तो अगर कुछ सरदार जो हैं काफ़ी, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, दे पॉलिटिक्स में भी हैं, तो दिस मैसेज टू एवरीवन कि आपने प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के अपने डिस्प्यूट्स हैं, उसके लिए ये इन लोगों को जो ये इलीगल लोग हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, इनको ये पालते हैं, अपने आप को सिक्योर करने की लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं और उसी में से पार्टी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ये हमने बड़े हद तक क्लियर कर दिया। मैंने अपने डीएजी को अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स के अंदर आप इनसे बात करें, बता दें कि नो मोर इंटरफेरेंस, नो मोर डिकॉइटीज, नो मोर अबडक्शंस। और अगर हमारे सिपाही को कोई नुकसान हुआ, वी आर गोइंग टू सॉर्ट देम आउट। इट्स वेरी क्लियर और आई थिंक दे आर अंडरस्टैंडिंग इट। और हम बहुत हद तक हमने जितने अबडक्टेज से ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लिए, 4-5 रह गए हैं, हमने सारे उनको हमने निकाल लिया और विदाउट पेइंग एनी रैंसम। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। लेट्स होप व्हेन वी वांट टू डू इट इंशाल्लाह वी शुड बी। अच्छा, ये ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे, आखिरी हफ्ते में, तो कराची में कैसा माहौल दे रहे हैं सियासी जमातों को? क्या माहौल सबके लिए साजगार होगा, पुरअमन होगा? और उससे पहले निगरान हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? देखें, बात यह है कि जो भी इलेक्शन कमीशन डेट देंगे, हमने इंश्योर करना है कि पीसफुल, फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। इसमें वी हैव नो डाउट अबाउट इट। सेकंड ये कि वी आर नॉट डूइंग एनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। यू मस्ट हैव सीन, हमने किसी को तंग नहीं किया। यस, ये करप्शन के केसेस चल रहे हैं, नैब के केसेस चल रहे हैं, ये करप्ट और अभी करप्शन में आ रहे हैं इंडिविजुअल, उनको हम जरूर करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो कहीं हमारे ये प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा या पीपल पार्टी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जीडीए को तंग कर रहे हैं। वी डोंट वांट इट। ये हमारा मैंडेट नहीं है। मैंडेट है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग फ्री कराची, इलीगल इमिग्रेंट फ्री कराची एंड कच्चे के एरिया में नो डिकॉइट्स। ये हमारा एम है। उसके साथ फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इसको हम फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर हम जरूर, अल्लाह की अगर मर्जी होगी, रजा होगी, तो हम कामयाब होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब वज़ीर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।